हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका अर्थ है वैश्विक तापन। ये क्या है, इसके अंदर जो भी आते हैं मैं सारे आपको पढ़ाऊँगी। पहले तो देखिए हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ये पढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या है, फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग किन गैसों के कारण हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, कार्बन सिंक और कार्बन सोर्स क्या है, उसके साथ साथ कार्बन स्रोत क्या है। इसके साथ ही हम ब्लैक कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रात के समय पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा सीधे अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं कर पाती। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताए थे कि किस तरह, यहाँ पर देखिए इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताई थी। यहाँ पर देखिए रात के समय पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा सीधे अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं कर पाती, बल्कि वह पृथ्वी के वायुमंडल, जलवाष्प या बादलों के द्वारा अवशोषित की जाती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के रात का तापमान उतना तेजी से नहीं गिरता। पृथ्वी के रात में गर्म रहना हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब हम आइए आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमने एक सादा पेपर लिया है। यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। सूर्य की जो रोशनी आती है ना, वो पृथ्वी पर सुबह तक तो रहती है, लेकिन शाम को जब वो रोशनी वापस जाती है, इस वापस जाने को तिरंग धैर्य विकिरण कहते हैं। लेकिन जब वो वापस जाती है ना, तो इतने सारे बादल हैं कि ये उसे अवशोषित कर लेते हैं। ये मतलब उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, उसे वापस जाने ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ये उसे वापस जाने नहीं देते। ये CO2 की मात्रा ज़्यादा होने से ये सब बनते हैं बादल। लेकिन अब ये बादल तो जाने नहीं दे रहे हैं, तो मतलब CO2 तो यहीं रहेगा। ये सूर्य का रोशनी, ये रात भर पृथ्वी तो उतनी ठंडी हो नहीं पाएगी जितनी पहले हो रही थी। सुबह फिर सूर्य उगेंगे, फिर रोशनी आएगी, लेकिन CO2 की मात्रा ज़्यादा होने के कारण बादल और भी ज़्यादा बनेंगे। ये फिर से उन रोशनियों को रोक लेंगे। ये क्रिया बार बार होने से अब ये ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सूर्य जितनी भी रोशनी दे रहा है, बादल सोख के बैठे हैं और पृथ्वी गर्म हो रही है, ठंडी हो ही नहीं पा रही है। ये हर रोज़ बार बार गर्म होती ही जा रही है। इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और हम आगे अगर बात करेंगे वैश्विक तापन की ना, तो इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की जो बात है, अब इसमें जो बादल बढ़ रहे हैं, इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बढ़ने की जो कगार है, जो बढ़ने की क्रिया है, इसे ही कहेंगे हम वैश्विक तापन। तो आइए देखते हैं वैश्विक तापन। यहाँ पर देखिए वैश्विक, इसका महत्व क्या है। यदि यह घटना नहीं होती तो रात के समय पृथ्वी का तापमान इतना गिर जाता कि शायद वहाँ जीवन व्यापन असंभव हो जाता। ये सत्य है कि ये घटना होना चाहिए, पर ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है, जिसके वजह से पृथ्वी ठंडी नहीं हो पा रही है और सुबह की रोशनी से वो और भी गर्म हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए वैश्विक तापन क्या है। यहाँ पर देखिए हरित गृह प्रभाव में हुई वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। हमने आपको इससे पहले बताया था ना कि क्या होता है हरित गृह प्रभाव। लेकिन जब उन्हीं बादलों की संख्या ज़्यादा होने लगती है, तापमान को ज़्यादा रोकने लगता है, अर्थात पृथ्वी ज़्यादा हर रोज़ प्रतिदिन गर्म होने लगती है, तो उसे ही कहते हैं वैश्विक तापन। यहाँ पर देखिए पृथ्वी का तापमान रात में जितना गिरना चाहिए था, अब उतना भी नहीं गिर रहा है। कैसे गिरेगा? क्योंकि वहाँ पर इतने सारे बादल हैं कि वो रोशनियों को सोख ले रहे हैं, अवशोषित कर ले रहे हैं और उसे वो बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं। और यह निरंतर यह प्रक्रिया होती जा रही है वर्ष भर। बस इसे ही वैश्विक तापन कहते हैं। जो पृथ्वी को गर्म रहने ही दे रहे हैं, जो उसे ठंडा होने ही नहीं दे रहे हैं, उसे ही कहते हैं वैश्विक तापन। अब पृथ्वी कैसे महसूस कर रही होगी, आप सोच सकते हैं कि अगर किसी इंसान को गर्मी में गर्म ही रखा जाए, उसे ठंड ना होने दी जाए और हर प्रतिदिन उस रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो इंसान अपने अंदर कैसा फील करेगा। बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी के साथ हो रहा है। पृथ्वी का हर रोज़ बादल बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज़ सूर्य की रोशनी ज़्यादा रुक रही है, हर रोज़ पृथ्वी
पहले से ज़्यादा गर्म हो रही है। तो आगे देखिए, बस इस गर्म होने की प्रक्रिया को ही हम हर रोज़ बढ़ने वाली प्रक्रिया को ही हम वैश्विक तापन कहते हैं, और गर्म होने और ठंडा होने की प्रक्रिया को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये वैश्विक तापन क्यों हो रहा है, तो हमने आपको बताया ना, CO2 के कारण हो रहा है। तो बढ़ते हुए गैसों के कारण वैश्विक तापन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, CO2, CH4, C2O, C2O और HFC, PFC, SF6 और NF3। इसे हम फ्लोरीन युक्त गैसें कहते हैं। ये जो चारों हैं, ये फ्लोरीन युक्त गैसें हैं। यहाँ पर देखिए, CO2 तो 65% है। ये H2O जो है ना, ये जलवाष्प है। इसे मानव ने नहीं बढ़ाया है और ना ही मानव इसे घटा सकते हैं। यह कम नहीं हो सकता, और इसे कम करने के लिए मानव कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही मानव इसे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो HFC 5-6, ये क्या है 5F6, और ये है 5FC यानी FC, मतलब ये फ्लोरीन युक्त गैसें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ 2% जिम्मेदार है। ऐसा कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ 2% जिम्मेदार है, लेकिन इसका जीवन काल इतना बड़ा है कि ये 2% जिम्मेदार होकर भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही है। आप समझ सकते हैं कि ये जो चारों गैसेज है ना फ्लोरीन युक्त, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ 2% जिम्मेदार है, लेकिन इनका जीवन काल इतना लंबा चौड़ा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इन्हीं को माना जाएगा। और आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए कुछ गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 65% जिम्मेदार है, जिसमें जीवाश्म ईंधन आते हैं, कोयला, पेट्रोल, ईंधन। और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड CO2 11% जिम्मेदार, जिसमें ब्लैक कार्बन आते हैं। ये निर्वीकरण है। अब हम आपको बताएंगे कि निर्वीकरण आखिर ब्लैक कार्बन होता क्या है। यहाँ पर देखिए मेथेन 16%, नाइट्रस ऑक्साइड 6% और फ्लोरीन 2%। हमने आपको बताया ना कि ये सिर्फ 2% जिम्मेदार है, लेकिन इसका जीवन काल इतना लंबा है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही है। और ये देखिए ब्लैक कार्बन, जो कि UPSC का क्वेश्चन है, इसे UPSC में एक बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ब्लैक कार्बन होता क्या है। यहाँ पर देखिए ब्लैक कार्बन के बारे में दिया गया है कि लकड़ी और गोहरे के जलने से उठने वाली काला धुआं होता है। जो गांव में देखते होंगे कि महिलाएं चूल्हे पर खाने पकाती हैं तो लकड़ी और गोहरे का यूज करती हैं, तो उससे उठने वाला जो काला धुआं होता है ना, कभी कभी आप देखे होंगे, अगर आपके अगल बगल गोहरे या भट्टी या चूल्हे किसी पर भी खाने बनते होंगे तो आप देखे होंगे कि वहाँ से ब्लैक कलर का धुआं उठता होगा। वही काला धुआं ब्लैक कार्बन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बढ़ा रहा है। इसके 3 महत्व, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने में इसका 3 भूमिका जो है वो बता रही हूँ मैं आपको। पहला है कि इसका काला रंग है, सूर्य ताप को यह अवशोषक करता है। पहले से ही आपको पता है कि काला रंग बहुत ही ज़्यादा गर्म देता है। हम गर्मियों में काले वस्त्र नहीं पहनते हैं, क्योंकि वो हमें पता है कि ये सूर्य ताप को बहुत ही ज़्यादा अवशोषक कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर को और भी ज़्यादा गर्म कर देगा। इसलिए यहाँ पर देखिए इसका रंग काला है, इस वजह से सूर्य ताप को और भी अवशोषक करता है। और दूसरी बात, जब ये बादलों पर जाएगा तो बादलों का रंग काला हो जाएगा। पहली बात तो काला बादल हो जाएंगे, वो भी सूर्य ताप को और ज़्यादा अवशोषित करेंगे। और काला रंग बादल के काला रंग का बादल अवशोषक का प्रतीक है, मतलब ये अगर बादलों पर जाएगा तो बादल काले हो जाएंगे, और काले बादल अगर हो गए तो मतलब वो तो सूर्य को रोशनी को और भी ज़्यादा अवशोषित करेंगे। और तीसरा देखिए, यहाँ पर यह पृथ्वी के ध्रुवों पर जमे हुए बर्फ़ को पिघलाता है और बर्फ़ काला पड़ जाएगा। आप सोचेंगे ये पृथ्वी के ध्रुवों को पास कैसे जाता है, तो CO2 की मात्रा इतनी अधिक हो जा इस ब्लैक कार्बन की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है ना कि वो पृथ्वी के ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं। ध्रुवों तक पहुंचने के बाद तो बात छोड़िए, फिर उसके बाद पहुंचकर उस पर जम भी जाते हैं। जमने के बाद ये उसे पिघलाते रहते हैं और खुद जमे भी रहते हैं।
मतलब आपको पता होगा कि बर्फ़ जो है CO2 को वो भी अवशोषित किए रखता है, CO2 को वह छोड़ता नहीं है। लेकिन ये जब बर्फ़ को पिघलाते हैं ना, तो उनमें से CO2 की मात्रा और बढ़ेगी। बर्फ़ मतलब CO2 की मात्रा जो वह अवशोषित करके अपने अंदर दबाए हुए थी, वो CO2 की मात्रा और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और भी ज़्यादा होने लगेगा। और जब ये क्रिया होने लगेगी ना, तो कोई कृत्रिम द्वारा इसे नहीं रोका जा सकता। तो ये देखिए सबसे तीसरा वाला है, जो कि सबसे बड़ा और सबसे ही खतरनाक है। तो आइए बात करते हैं आगे।